Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. How are you all? See people, my dear friends, I have already covered up section 124 in my previous video. You people can check out in my playlist or I will be uploading down in the description box. Part 1 of this section 124 and 125 का अभी मैं कवर अप करूंगी बट 124 सेक्शन को मैंने ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ मैं पार्ट 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी के अंदर. आज मैं डील करूंगी 125 सेक्शन के ऊपर. ठीक है, आप लोग आराम से एंड डीपली स्टडी दैट. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दिस सेक्शन 124 और इसके असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस लिंक पे क्लिक करिए पार्ट 1 को के ऊपर. अब हम डील करते हैं पार्ट 2, दैट इज आज मैं डील कर रही हूँ सेक्शन 125. तो 125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो क्या बोलता है? It is talking about rights of indemnity holder when sued. Tell me. Oh, I can't hear you. See, indemnity holder और indemnifier दो पार्टीज थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, राइट? कौन कौन? indemnifier एंड indemnity holder. indemnifier कौन था? जो क्या कर रहा था? प्रॉमिस कर रहा था टू indemnifier. मतलब कोई लॉस होता है that he will be compensating for the loss. The person who promised to indemnify is the indemnifier and for whom he does so is the indemnity holder. That is indemnity holder वो person होता है one who gets benefit when the person suffers the loss. ठीक है, उसको हम indemnity holder कहते हैं. तो आज हम उसकी rights के बारे में बात करेंगे when indemnity holder gets sued. ठीक है, तो क्या क्या है? सी आप सेक्शन 125 खोलिए. 125 डील करता है, वो बोलता है कि द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर. द प्रोमिसी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी के अंदर, जब when he is acting within the scope of his authority means उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडैमिनिटी होल्डर और इंडैमिनिफायर के बीच में. अब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. इंडैमिनिफायर ने बोला था कि इंडैमिनिटी होल्डर अगर आपको कोई लॉस होता है ना तो मैं आपको आकर क्या कर दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल सेव यू फ्रॉम दैट लॉस. तो ऐसी सिचुएशन पे अब उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है. इंडैमिनिटी होल्डर और इंडैमिनिफायर के बीच में क्या हो रखा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है. तो अब इंडैमिनिटी होल्डर व्हेन ही गेट्स sued, तो now when he is acting within the scope of his authority, now he is having certain rights to he is having certain right to recover from the promisor, क्योंकि promisor is the indemnifier here. तो वो उसके पास क्या क्या राइट है? देखो सिंपल सी बात है, उसके पास 3 राइट्स हैं 125 सेक्शन के अंदर. पहला देखिए डैमेजेस, कॉस्ट, थर्ड इज एंड सम्स. वो ये 3 चीजें किससे रिकवर कर सकता है? फ्रॉम द प्रोमिसर. तो अब ये सेक्शन 125 क्या बोल रहा है? देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन के जरिए समझाती हूँ इसे. डीपली गिव फोकस अप, उसके ऊपर तरीके से फोकस दीजिएगा अपना. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. देन आफ्टर दैट आई विल बी रीडिंग आउट दिस सेक्शन. ठीक है, आप पहले इसको इलस्ट्रेशन से समझिए. दो बेयर एक्ट के अंदर 125 सेक्शन के इलस्ट्रेशंस नहीं है. आप लोग जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इलस्ट्रेशन, आप उसके ऊपर फोकस करिएगा. ओके, देखो मैं इलस्ट्रेशन से पहले एक बार आप ये सेक्शंस रीड करिए. पहले हम लोग सेक्शन 125 का क्लॉज 1 बोलता है ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडैमिनिफाई अप्लाइज. क्लॉज 2 बोलता है 125 का, वो बोलता है ऑल कॉस्ट्स which he may be compelled to pay in any suit if in bringing. subsection 2 बोलता है any, subsection 2 बोलता है all costs which he may be compelled to pay in any suit if in bringing or defending he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit. Subsection 3 बोलता है all sums
which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit. सो इसको समझने के लिए ना एक इलस्ट्रेशन हो जाए हमारे पास तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले बात, बुक में है नहीं इलस्ट्रेशन, अभी मैंने बोला था जैसे, तो मैं आपको बताती हूँ इलस्ट्रेशन के जरिए, आप उसको देखना. 3 पॉइंट्स याद रखना हमेशा, डैमेजेस, कॉस्ट और आपका थर्ड कौन सा है, आपका सम्स. ये 3 पॉइंट्स. अब इसके ऊपर इलस्ट्रेशन समझते हैं, ठीक है. तो ये तीनों इलस्ट्रेशंस वैसे मैंने 125 से रिलेटेड कवर अप करे हैं. सबसे पहले सेक्शन 125 का क्लॉज 1 बोलता है, इस इलस्ट्रेशन के जरिए समझिए आप. देखो, इफ पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई आर अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच एस मे टेक अगेंस्ट आर in respect of a particular transaction, if S does institute legal proceedings against R in that matter and then R pays damages to S, P will be liable to make good all the damages R had to pay in this case. क्या बोला है ये सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है कि देखो, P कॉन्ट्रैक्ट करता है, P बोलता आर के साथ, बोलता है कि वो उसे इंडेमनिफाई करेगा आर को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग. अगर कोई भी प्रोसीडिंग एस उसके खिलाफ लेता है, आर के खिलाफ, कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है. तो पी ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा आर के साथ कि वो उसे इंडेमनिफाई करेगा अगर आर को कोई भी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस अगर आर सफर करता है, कोई अगर उसके खिलाफ अगर एस कोई प्रोसीडिंग लेता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो उनके बीच में हुआ था उसके बीच में. नाउ इफ एस डज इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट आर, इफ एस जो है लीगल प्रोसीडिंग्स ले लेता है आर के खिलाफ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, देन आर पेज डैमेजेस टू एस. तब क्या करना पड़ेगा, आर को क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा. किसको, एस को. तो इस सिचुएशन पे पी ने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो इंडेमनिफाई करेगा आर को. तो अब पी विल बी लायबल टू मेक गुड ऑल दी डैमेजेस आर हैड टू पे इन दिस केस. तो इस सिचुएशन पे पी को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा आर को, जो भी उसने डैमेजेस दिए आर ने वाई एस को डैमेजेस दिए थे ना. तो ऐसी सिचुएशन पे अब पी जो है आकर इंडेमनिटी होल्डर को जो डैमेजेस देने पड़े थे आर को इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो अब इंडेमनिफायर जो है या इंडेमनिटी होल्डर को क्या करेगा, उस डैमेजेस को क्या करेगा, पे करेगा. सिंपल. तो जो भी इंडेमनिटी होल्डर को अपने तरफ से डैमेजेस देने पड़े थे, तो इंडेमनिटी होल्डर का भी राइट है कि वो इंडेमनिफायर से बोले कि कम, अब मेरा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था ना, नाउ इंडेमनिफाई मी. तो अब पी जो है इंडेमनिफायर, उसको क्या करना पड़ेगा, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा आर को, जो एक क्या है, इंडेमनिटी होल्डर है. ठीक है. सेकंड इलस्ट्रेशन जो है इसको आप फर्स्ट वाली इलस्ट्रेशन के साथ कोरिलेट करना. ये क्या बोलता है, इफ एस फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट आर in not fulfilling particular transaction, then if R suffers any expenditure on cost of litigation in bringing or defending it, then the same can be recovered by R for the indemnifier from the indemnifier P. तो यहाँ पे if, यहाँ पे क्या था, S था, राइट. अब यहाँ पे भी S है. तो S अगर फाइल करता है कोई भी सूट R के खिलाफ, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन S और R के बीच में जो पूरा करने को हुआ था, R अगर उसे पूरा नहीं कर पाता, तो अगर S ने R के खिलाफ कोई सूट फाइल कर दी, इफ R सफर्स एनी एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाओगे डेफिनेटली लिटिगेशन पे खर्चा तो आएगा. तो इफ R suffers any expenditure on cost of litigation in bringing or defending it,
then the same can be recovered by R from the indemnifier. तो इस सिचुएशन पे R क्या है, किससे, अब आर को तो खर्चा आ गया, लिटिगेशन में जो भी खर्चा आया आर को, अपने मैटर को सूट जो उसके खिलाफ एस ने फाइल करी थी उस दौरान जो सूट पे खर्चा, जितनी कॉस्ट लगी, बोला ना कॉस्ट है, तो जितनी कॉस्ट लगी लिटिगेशन के ऊपर, तो इस कॉस्ट को इंडेमनिटी होल्डर क्या है, किससे ले सकता है, इंडेमनीफायर पी से ले सकता है। पी ने क्या था, कॉन्ट्रैक्ट करा था टू इंडेमनीफाई आर अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब पी जो है, बीइंग द इंडेमनीफायर, हैज टू गिव द मनी, हैज टू सेव आर फ्रॉम द लॉस। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा आर को। तो आर बीइंग द इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू से टू पी दैट, इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग पी को बोल सकता है वो, यानी कि इंडेमनीफायर को, कि पे माय कॉस्ट। ठीक है, अब क्लॉज 3 पे क्या था, क्लॉज 3 पे था आपका सम्स, राइट, ऑल सम्स। तो इंडेमनिटी होल्डर जितने भी सम्स के जो लगे हैं उसके, वो किससे रिकवर कर सकता है, इंडेमनीफायर से। तो इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, इफ वाई बीइंग द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इफ sues R for his any act, then all these sum when indemnity holder R is paying while compromising with Y, then that sum the indemnity holder can recover it from the P, the indemnifier. Simple. क्या मतलब था इसका, इसका मतलब ये है, इफ Y कोई थर्ड पार्टी है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो स्यू कर देती है आर को, आर कौन है, इंडेमनिटी होल्डर को, उसके आर ने कोई ऐसा एक्ट करा, उसके एक्ट के वजह से उसको कोई थर्ड पार्टी आकर क्या कर दे रही है, स्यू कर दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आकर उसको स्यू करा। अब इंडेमनिटी होल्डर को, ठीक है, जितना भी सम कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर लगा वाई के साथ, मतलब कि अब इंडेमनिटी होल्डर वाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, बोल रहा है कि आप प्लीज डोंट डू केस विथ मी, मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ डोंट डू केस अगेंस्ट मी। ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है इंडेमनिटी होल्डर, किसको, उस वाई थर्ड पार्टी को। तो ऐसी सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज करते वक्त जो उसको खर्चा आया और थर्ड पार्टी बोल देती ठीक है कोई बात नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे जो उस कॉम्प्रोमाइज में ना इंडेमनिटी होल्डर को खर्चा आया, दैट इंडेमनिटी होल्डर वो रिकवर कर सकता है किससे, पी से, जो यहाँ पे इंडेमनीफायर है। तो ये राइट होता है किसका, इंडेमनिटी होल्डर का, टू रिकवर फ्रॉम दैट indemnifier. ठीक है, that is from the promisor. Now you people can correlate. दो illustrations मैंने आपको बताएं, आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इन क्लॉज के साथ, सेक्शन 125 के साथ। क्या था, डैमेजेस हो रहा है, उसको किसको, इंडेमनिटी होल्डर को जो डैमेजेस हुए वो क्या कर सकता है, इंडेमनीफायर से ले सकता है, रिकवर कर सकता है। तो अगर कोई भी डैमेजेस जो आपको अभी इलस्ट्रेशन पे देखा, आप वहाँ पे प्रेफर करिए। अगर कोई कॉस्ट उसको अपने लिटिगेशन के दौरान कोई भी खर्चा वगैरह लगा, किसको, इंडेमनिटी होल्डर को, तो वो खर्चा जितना भी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द इंडेमनीफायर। नाउ थर्ड है सम्स। अब उस थर्ड पार्टी ने कोई आकर उसके ऊपर कोई एक्ट के वजह से, या फिर किसी और पार्टी ने उसके खिलाफ इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर कोई केस, उसके एक्ट के वजह से कोई केस करा, कोई सूट उसको स्यू करा कोर्ट में। ठीक है, तो इस दौरान अगर इंडेमनिटी होल्डर को जो भी कॉम्प्रोमाइज करते वक्त जो भी खर्चा लगा, वो उसको किससे ले सकता है, जो भी सम्स लगे, यानी कि वो ले सकता है आपका इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। सो 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, कौन कौन से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। ठीक है, वो राइट है इंडेमनिटी होल्डर का। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या हैं व्हेन इंडेमनिटी होल्डर इज स्यूड। Tell me in the comment box. ठीक है, and do like and subscribe my YouTube channel Examination Specifications. If you guys have any problem, tell me in the comment box below. ठीक है, इससे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइज लिंक। थैंक यू।